सब्सक्राइब कीजिए अजू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल को। लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कर लीजिए ऑल पे क्लिक। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं शिवराम प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अज्जू एजुकेशन लाइव में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है, अपनी डेली लाइव क्लासेस आपको एक दूसरे यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाती है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है दोस्तों डीसी मोटर, और ये है दोस्तों 5th क्लास। ठीक है, इससे पहले दोस्तों 4th क्लास हो चुकी है कंप्लीट, 4 क्लास हैं। तो आपने जिन्होंने नहीं देखा है वो भी जाके देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 66 से। आज ये लास्ट क्लास है दोस्तों डीसी मोटर की। चलिए, फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम के अनुसार बीच की उंगली क्या दर्शाती है? तो पहला ए चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को, या दोस्तों चालक में विद्युत प्रवाह की दिशा, या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, या दोस्तों चालक के घूमने की दिशा। देखिए यहां पर पूछ रहा है बीच की उंगली। हम क्या होता है दोस्तों, कई बार गलत सोच लेते हैं कि ये अंगूठा जा रहा है, ये फर्स्ट फिंगर और ये सेकंड फिंगर। हम बीच की उंगली के हिसाब से इसको देख लेते हैं। आपको बीच की उंगली के हिसाब से इसको नहीं देखना, जो लास्ट वाली फिंगर होती है ना, वो बीच की उंगली मानी जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कई बार आपको लिखा है मध्यम फिंगर, यानी बीच की उंगली हो सकता है, या फिर मध्यम लिखा आ सकता है, या सेंटर लिखा आ सकता है। तो इस तरीके के वर्ड्स को याद रखना। तो राइट आंसर इस वाली के हिसाब से आपको देना है। चलिए तो राइट आंसर दीजिए। बहुत अच्छा। देखिए दोस्तों, जो भी 66 के अंदर बी दे रहा है बिल्कुल सही है दोस्तों। चालक में धारा के प्रवाह की दिशा बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा बी, क्योंकि दोस्तों बायां हाथ है। अगर ये दायां हाथ होता दोस्तों, किसको बताता है? ईएमएफ को, वही वाली फिंगर जो मिडिल फिंगर होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 67 की ओर। सीरीज बाइंडिंग से संबंधित निम्न में से क्या सही है? क्या सही है दोस्तों? क्या ए पतली तार एवं अधिक घुमाव रहेंगे, या बी में मोटे तार एवं अधिक घुमाव रहेंगे, या सी में पतली तार एवं कम घुमाव रहेंगे, या मोटे तार एवं कम घुमाव रहने वाले हैं? तो आंसर दीजिए दोस्तों 67 का। बहुत ही अच्छा। देखिए दोस्तों 67 के अंदर जो भी मेरा भाई डी दे रहा है बिल्कुल सही है दोस्तों, डी। क्योंकि दोस्तों आपको पता है सीरीज बाइंडिंग में रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, और मोटा वायर लेने से रेजिस्टेंस वैसे ही कम हो जाता है, और कम घुमाव का मतलब हो गया लंबाई भी कम हो जाएगी। तो दोनों ही कम होंगे तो रेजिस्टेंस और भी कम रहेगा। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही है, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों 68 की ओर। शुरू में डीसी मोटरों में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? जब मतलब मोटर को हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, उसमें स्टार्टिंग में क्या नहीं पाया जाता? क्या आर्मेचर गतिशील होता है, या ईएमएफ शून्य हो जाता है, या आर्मेचर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, या दोस्तों डीसी मोटर स्थिर रहती है? बहुत अच्छा। देखिए दोस्तों 68 के अंदर जो भी मेरा भाई ए दे रहा है बिल्कुल सही है। ए कैसे सही है दोस्तों? क्या बोला कि नहीं होना चाहिए। तो आपको मैं बताऊं दोस्तों, डीसी मोटर के अंदर जब स्टार्टिंग में ना आर्मेचर बिल्कुल स्थिर रहता है, गतिशील नहीं होता है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ए। बाकी आपको पता है दोस्तों बैक ईएमएफ शून्य रहेगा, बिल्कुल स्टार्टिंग में बैक ईएमएफ शून्य रहता है। आर्मेचर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, तो बिल्कुल होता ही है आर्मेचर का, चाहे वो स्टार्टिंग हो चाहे उसकी रनिंग हो। ठीक है, अगर लास्ट टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों, डीसी मोटर स्थिर होती है, तो डीसी मोटर स्थिर ही रहेगी, मोटर कहीं नहीं जाने वाली है, वो उसका आर्मेचर घूमेगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 69 की ओर। डीसी मोटर की गति उसकी मूल गति से ज्यादा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसे परिवर्तित किया जाता है? यानी कि आपकी कोई मोटर है दोस्तों, मान लीजिए डीसी मोटर है आपके पास, और वो 500 आरपीएम की स्पीड से घूम रही है। फाइनल मैक्सिमम इसके कितने हैं? 500 आरपीएम। लेकिन हम चाहते हैं कि इसे और भी ज्यादा स्पीड पर घुमाया जाए, तो क्या चेंज करेंगे दोस्तों? क्या फ्लक्स के अंदर, या बोल्टता के अंदर, या फील्ड के अंदर, या फ्लक्स के अंदर, या बोल्टता के अंदर, या फिर दोस्तों फायरिंग कोण के अंदर? चलिए जल्दी से बताइए आंसर। बहुत अच्छा। देखिए दोस्तों, जो भी मेरा भाई यहां बोल रहा है, क्या दोस्तों फ्लक्स के अंदर, बिल्कुल सही है दोस्तों, फ्लक्स के अंदर एकदम सही है। कई दोस्त सोच रहे होंगे कि फील्ड के अंदर किया जाता है परिवर्तन। देखिए आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं कौन सी मोटर के लिए बात कर रहे हैं दोस्तों आपको, कि डीसी मोटर की गति मूल। अब जैसे आपकी सीरीज मोटर मान लीजिए, आपकी ये सीरीज मोटर हो गई, तो सीरीज मोटर में आप इस तरीके से बनाएंगे इसको। ठीक है, ऐसे बनाते हैं, यहां पर सप्लाई दे दी। अब देखिए दोस्तों, यहां पर हम एक प्रतिरोध लगाते हैं, मान लीजिए वेरिएबल प्रतिरोध लगाया। अब प्रतिरोध तो दोस्तों फ्लक्स में थोड़ी लगा, इसमें वाइंडिंग में थोड़ी लगाया, फील्ड में कहीं नहीं, बिल्कुल इसके पॉइंट के ऊपर लगाएंगे। ठीक है, बीच में नहीं लगाएंगे। अब यहां से जब आपका करंट जाएगा तो ये कुछ करंट को कम करेगा, फ्लक्स कम जनरेट हो जाएगा। तो किसको अपन चेंज कर रहे हैं? फ्लक्स को, फील्ड को नहीं छेड़ा हमने, ओनली फॉर फ्लक्स को कम किया है। तो राइट आंसर देखो क्या होगा दोस्तों, फ्लक्स होगा। हाँ, अगर आपके ऑप्शन में फ्लक्स नहीं है देन आप फील्ड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, देन आप उसके बाद आप फील्ड को आंसर मान सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं 70 नंबर के क्वेश्चन की ओर। बड़ा ही सिंपल सा है कि ब्लोअर और पंखे में कौन सी मोटर लगाई जाती है? डीसी शंट मोटर, या डीसी सीरीज मोटर, या डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, या दोस्तों सभी की सभी लगाई जा सकती है। जल्दी से आंसर देंगे दोस्तों 70 नंबर के क्वेश्चन का।
बहुत अच्छा। देखिए दोस्तों, जो भी मेरा भाई यहाँ पर बता रहा है, बिल्कुल दोस्तों ए बता रहा है, बिल्कुल सही है। ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। कौन सी मोटर को लेते हैं हम दोस्तों? शंट मोटर को, क्योंकि दोस्तों इसमें गति कैसी चाहिए हमको? नियत गति की तरह चाहिए, बिल्कुल ना। पंखा ऐसा थोड़ी कभी धीरे चल रहा है कभी तेज, नहीं, बिल्कुल नियत गति पर चलता है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, 71 की ओर। 71 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कि जब डिस्ट धारा यानी डीसी शंट मोटर को दोस्तों शून्य लोड से पूर्ण लोड की स्थिति पर बदला जाता है, यानी आपकी डीसी शंट मोटर है और उसमें लोड दोस्तों शून्य लोड से फुल लोड पर लाया जाता है, तो उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए थोड़ी सी बेहतर हो जाती है यानी अच्छी चलने लगती है, या अपरिवर्तित रहती है, या थोड़ी सी घट जाती है, या थोड़ी सी तेजी से घट जाती है। चलिए जल्दी से बताएं दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। बिल्कुल बहुत ही अच्छा। देखिए दोस्तों 71 के अंदर जो भी मेरा भाई सी बोल रहा है बिल्कुल सही है। बहुत बार ये क्वेश्चन आपने एग्जाम्स के अंदर भी देखा होगा। तो डीसी शंट मोटर पे क्या होता है कि जीरो लोड होता है और उससे जब फुल लोड तक लाया जाता है, जीरो लोड से फुल लोड के बीच में लाया जाता है, तो उसकी हल्की सी स्पीड पर क्या इफेक्ट पड़ता है? हल्की सी कम होती है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों 72 नंबर के क्वेश्चन की ओर, कि आर्मेचर बाइंडिंग से संबंधित निम्न में से सही विकल्प कौन सा है दोस्तों आर्मेचर बाइंडिंग के लिए? तो बताया दोस्तों क्या? ए वर्किंग फ्लक्स वर्किंग ईएमएफ से उत्पादित होता है, या वर्किंग फ्लक्स क्षेत्र धारा से उत्पादित होता है, या ईएमएफ लीकेज यानी रिसाव वाला जो फ्लक्स होता है दोस्तों उससे उत्पादित होता है, या ईएमएफ वर्किंग फ्लक्स से उत्पादित होता है। चलिए जल्दी से बताएं दोस्तों 72 का आंसर। बहुत अच्छा। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो मेरा भाई 72 के अंदर जो भी डी दे रहा है बिल्कुल सही है दोस्तों। कैसे सही है? कि वर्किंग प्लस से ईएमएफ जनरेट होता है। अब मैं बताऊं दोस्तों कैसे ये इसको संभव करेंगे आप, कि ये आपकी एक मान लो ये मोटर का जो है फील्ड कह सकते हैं, स्टेटर कहते हैं जिसको ना, ये बीच में आर्मेचर घूम रहा है। देखिए वर्किंग फ्लक्स यानी आपने इसके अंदर दोस्तों कुछ सप्लाई दी, ठीक है, आपने जब इसके अंदर सप्लाई दी तो इसके अंदर क्या जनरेट हो जाएगा दोस्तों? फ्लक्स जनरेट होगा, और उस फ्लक्स को कौन काटेगा? आर्मेचर। और आर्मेचर की वाइंडिंग के अंदर क्या जनरेट होगा? ईएमएफ। तो आर्मेचर की वाइंडिंग के अंदर ईएमएफ कब जनरेट होगा? वर्किंग फ्लक्स से। बिल्कुल सही। तो राइट आंसर होगा इसका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 73 की ओर। अगर मोटर की शाफ्ट पुली ढीली हो जाए तो क्या होगा? आपकी कोई भी, चाहे आप फैन ले लीजिए या डीसी मोटर कोई भी ले लीजिए, अगर उसकी शाफ्ट की पुली ढीली हो जाती है तो दोस्तों क्या होता है? वॉशिंग मशीन वाइब्रेट नहीं करती है, अरे वाइब्रेट करती है बल्कि, है ना, नहीं करती है तो गलत हो जाएगा ये तो। ड्रम नहीं घूमेगा, या फिर मशीन शोर करेगी, या मोटर नहीं चलेगी। देखिए अगर ढीली होती है तो चल तो जाती है, लेकिन क्या करती है दोस्तों? बिल्कुल सही है, सी इसका राइट आंसर होगा। शोर करेगी, शोर करते हुए चलेगी। या इसमें वाइब्रेट होता तो भी सही था, लेकिन वाइब्रेट नहीं लिखा है इसने ये में, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 74 की ओर। डीसी मोटर का बैक ईएमएफ किस पहलू पर निर्भर करता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दोस्तों फील्ड फ्लक्स पर निर्भर करेगा, या कंडक्टर की आकृति पर, या दोस्तों कम्यूटेटर के प्रकार, या ब्रश के पदार्थ पर? यानी डीसी मोटर का बैक ईएमएफ किस पहलू पर निर्भर करता है? बिल्कुल सही है दोस्तों, जो भी मेरा भाई बोल रहा है यहाँ पर ए, क्योंकि दोस्तों आपको पता है ना फील्ड के फ्लक्स पर निर्भर करता है। किस पे? फील्ड के फ्लक्स पर, क्योंकि ई बी बराबर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फाई जेड एन पी। तो फ्लक्स आया ना ऊपर, फ्लक्स आया तो इस पर निर्भर करेगा, चालकों की संख्या पे भी निर्भर करेगा, घूर्णन गति पर भी, पोल्स की संख्या पे, और नीचे 60A आता है तो 60A यानी समांतर पथों की संख्या पर भी निर्भर करता है। चलिए आगे चलते हैं 75 की ओर। किसी मोटर पर ओवरलोड सुरक्षा का प्रयोजन क्या होता है? यानी आपकी कोई मोटर है उस पर ओवरलोड की सुरक्षा का प्रयोजन क्या होता है? क्या काम करती है ओवरलोड रिले? तो परिपथ से मोटर की रक्षा करना, ठीक है, मतलब कौन से? शॉर्ट सर्किट परिपथ से, या दोस्तों निरंतर अतिरिक्त करंट से मोटर की सुरक्षा करना, या तार के उच्च करंट से बचाने के लिए, या निरंतर अतिरिक्त वोल्टेज से रक्षा के लिए। चलिए जल्दी से बताएं कि ओवरलोड का क्या काम होता है। बिल्कुल बहुत ही अच्छा। देखिए 4 पॉइंट स्टार्टर आपने सुना होगा, और 4 पॉइंट स्टार्टर में ये युक्ति पाई जाती है ओवरलोड रिले, ठीक है। तो ये काम क्या करती है दोस्तों कि निरंतर करंट ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर ज्यादा करंट चल जाएगा तो मोटर जलने का स्वभाव विक होता है कि मोटर जल सकती है, तो अधिक करंट को ज्यादा देर तक नहीं जाने देता है, कुछ सेकंड तक जाएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अधिक समय तक के लिए नहीं जाने देगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों बी, यानी निरंतर अतिरिक्त जो करंट जाएगा उससे इसकी रक्षा करेगा मोटर की। चलिए आगे चलते हैं 76 की ओर, कि क्रोड की परतबंदी यानी लेमिनेशन सामान्यतः इसके होती है। तो बताया दोस्तों आवरण लोह, या सिलिकॉन इस्पात, या कार्बन, या जंगरोधी इस्पात। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई है। आपसे पूछा गया है कि जो लेमिनेशन किया जाता है वो कौन सी परत होती है, किसकी बनी होती है ना, ये पूछना है।
बहुत अच्छा, शानदार। देखिए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सिलिकॉन इस्पात की बनी होती है। बिल्कुल, जो आर्मेचर हमारा बना होता है दोस्तों वो कौन सी पत्तियों का? सिलिकॉन इस्पात का आर्मेचर। ध्यान रखना दोस्तों, कई बार हम कंफ्यूजन हो जाते हैं कि आर्मेचर को हम बता देते हैं कॉपर का, जबकि आर्मेचर नहीं होता कॉपर का। कॉपर का होता है दोस्तों क्या? आपका कम्यूटेटर। ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। कम्यूटेटर कॉपर का होता है, जो भी कैसे हाइड्रोन कॉपर यानी कठोर तांबे का, और आर्मेचर होता है सिलिकॉन इस्पात की पत्तियों का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 77 की ओर। बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस क्रिया में उच्च प्रारंभिक ऐंठन यानी दोस्तों हाई स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत होती है? खराद वाली मशीन के अंदर, या अपकेंद्रीय पंप, या इंजन, या दोस्तों वायु धोकनी के अंदर? देखिए दोस्तों, इसमें पूछा क्या गया है, सिंपली बता दूं मैं आपको कि ऐसी कौन सी इसमें से जो चीज है, या इसमें से कौन सी ऐसी वस्तु है जिसके लिए स्टार्टिंग टॉर्क की दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, हाई। ठीक है, तो खराद की देखिए दोस्तों कम स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत पड़ती है, खराद बिल्कुल सही है। ये तो फाइनली आपका आंसर बचता है क्या है दोस्तों? इंजन। इंजन के अंदर आपका क्या होता है दोस्तों? उच्च स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर इसका होगा दोस्तों सी। बहुत ही शानदार, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। इंजन के अंदर स्टार्टिंग टॉर्क हाई चाहिए, बाकी इन तीन चीजों के अंदर स्टार्टिंग टॉर्क कम भी चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 78 की ओर, और ये आपको मात्रक से है कि SI इकाई में DC मोटर के बल आघूर्ण का, ठीक है दोस्तों, जो अपना टॉर्क होता है उसका क्या होता है दोस्तों? इकाई आपकी क्या है, यानी उसकी यूनिट क्या है, किसमें मेजर किया जाता है? ए किलोग्राम मीटर में, बी न्यूटन सेंटीमीटर में, सी जूल के अंदर, या दोस्तों न्यूटन प्रति मीटर के अंदर। चलिए जल्दी से बताएं 78 का आंसर। बहुत ही शानदार, देखिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जूल। अच्छे से याद रखना, ये याद करना है कि SI के अंदर जो बलागुण की जो इकाई होती है, यूनिट होती है, वो होती है दोस्तों जूल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 79 की ओर, और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इस तरीके एग्जाम के अंदर आए होते क्वेश्चन है। एक DC मोटर में यदि चर हानियां आपको पता है, इंग्लिश वालों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है यहाँ पर, चलिए बता देंगे। 600 वाट है तो मोटर की अधिकतम क्षमता में यानी लगातार हानियां यानी कांस्टेंट लॉस हो सकता है। यानी चर हानियां वो होती हैं दोस्तों जो कि आपकी लोड के साथ वेरी करती रहती हैं, लोड के साथ बार बार चेंज होती हैं, यानी हम इसको कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ताम्र हानि से इसको हम डिनोट कर सकते हैं। चलिए तो जल्दी बताएं दोस्तों कि आपकी चर हानियां यानी कॉपर लॉसेस 600 हैं, तो अधिकतम जो कांस्टेंट लॉसेस कितना हो सकता है? तो आपने एक चीज पढ़ी होगी दोस्तों, अधिकतम लॉस क्या होता है कि ताम्र हानि बराबर लोह हानि, यही पढ़ा है ना दोस्तों, लोह हानि, सॉरी हाँ लोह हानि यही होता है बिल्कुल, कि अधिकतम जब होगी तो दक्षता ये मिल जाएगी। अब आपका बोल रहे कॉपर लॉसेज इतना, तो मैक्सिमम लोह क्षति कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 600 ही हो सकती है, 600 से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, यानी कॉपर लॉसेज से या तो कॉपर लॉसेज के बराबर लोह हानि होगी या इससे कम होगी। देखिए लोह हानि का आप देखेंगे तो लोह हानि कॉपर लॉसेज से कम ही होगी, ज्यादा कभी भी नहीं होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका 600। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, आज का ये अंतिम क्वेश्चन है अपना, और देख लीजिए क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इससे दो तीन चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी कि कम विद्युतीय धारा, देखिए कम विद्युतीय धारा यानी करंट कम और उच्च वोल्टेज दर्ज की डीसी मशीन के लिए कौन सी वाइंडिंग का उपयोग करते हैं? यानी कम करंट और हाई वोल्टेज के लिए आपको डीसी मोटर के अंदर कौन सी वाइंडिंग यूज लेनी होगी? वेव वाइंडिंग को यूज लेंगे, या लैप वाइंडिंग को, या वेव और लैप दोनों को, या इसमें से कोई भी नहीं? चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। 82 का अंतिम क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही अच्छा, देखिए शानदार, जो भी मेरा भाई बोल रहा है यहाँ पर ए इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल, वेव बाइंडिंग। अब देखिए दोस्तों याद कर लेना थोड़ा सा, डीसी मोटर के अंदर वैसे दो ही बाइंडिंग होती है जनरली, ठीक है, कौन सी? लैप वाइंडिंग और एक होती है दोस्तों वेव वाइंडिंग। अब दोनों चीजों के अंदर आप थोड़ी फोकस करेंगे तो आपको चीजें याद होगी। लैप तो आप समझ रहे, लैप का मतलब आप एक तरीके से लैप्स होना है ना, लैप का मतलब लैप्स होना, तो करंट कैसा रहेगा? लैप्स हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। वेव डबल बी तो वोल्टेज डबल हो रहा है यानी वोल्टेज ज्यादा। इस तरीके से आप चीजों को याद कर सकते हो, ये तरीका है कि लैप्स हो रहा है तो यानी आपकी करंट लैप्स हो गई। अब जब कभी भी लैप दिमाग में आएगा तो आपको याद आएगा लैप यानी करंट भैया कम हो रहा है, वेव में डबल वे हो रहा है, वे तो वे और वे दो बार तो यानी वोल्टेज ज्यादा, वैसे वोल्टेज वैसे वेव, ठीक है, तो वोल्टेज ज्यादा। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। तो दो ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं, या तो धारा आपसे देखिए ये बोलेगा कम विद्युतीय धारा और उच्च वोल्टेज, या बोल देगा कम विद्युत धारा, कम तो आपका वोल्टेज होगा और अधिक विद्युत धारा, तो उस समय हो जाएगी आपकी लैप। ठीक है, तो फाइनली आपको चीज समझ में आ गई होगी लैप और वेप में, बाकी इसके लिए एक अलग से वीडियो लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, क्लासेस कैसी लगी जरूर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ जो भी भाई पहली बार चैनल पर आया है बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप सभी को दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए अपने जितने भी व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप है उन सभी में। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं उसी प्रकार से आप सभी को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए इस वीडियो को। तो आप सभी का प्यार इसी प्रकार से बना रहे एजू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।